बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर क्लास 2020 सेशन के सिलसिले में जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ चैप्टर 19 बिहेवियर। ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर 19 एंड इट इज़ अबाउट बिहेवियर। देखिए बेटे, जो बिहेवियर है इसको जिस साथ हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं बेसिकली बिहेवियर और नेचर ऑफ बिहेवियर जो है वो क्या है कि इट इज़ अ सेट ऑफ responses which an organism shows with respect to various स्टिमुलाई। यानी जो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई हैं उनके लिहाज से जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्पॉन्सेस होंगे जो एक ऑर्गेनिज़म जब वो शो कर रहा होता है, उन रिस्पॉन्सेस को हम क्या नाम देते हैं कि ये क्या उसका बिहेवियर है। अब जो बिहेवियर है ना वो बहुत सिंपल भी हो सकता है या फिर इस तरह से ना बहुत कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। यानी बिहेवियर जो है ना वो हम ये क्या कह सकते हैं कि वो सिंपल बिहेवियर भी हो सकता है या इसी तरह से क्या होगा वो बिहेवियर जब बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब देखें आपके बुक में उसने एक सिंपल बिहेवियर के लिहाज से एक एग्जांपल दी हुई है। मिसाल के तौर पे जो था ना जो बेंडिंग ऑफ प्लांट टूवर्ड्स सोर्स ऑफ लाइट। अब देखें लाइट क्या एक स्टिमुलस है और वो जो ब्रांच है या एक स्टेम जो होता है जब वो उस लाइट की तरफ बेंड कर जाता है तो बेटे ये फिर क्या हो जाएगी, ये बेंडिंग जो है ये एक प्लांट बिहेवियर के यानी प्लांट बिहेवियर में आता है लेकिन एक सिंपलेस सा है, इसको आप फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। अब बेटे देखें जहाँ तक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स का ताल्लुक़ है इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेरिटोरियल बिहेवियर कह देता हूँ या इसी तरह से क्या था सोशल बिहेवियर भी इसी में आ जाता है, कम्प्लेक्स टाइप है। आगे चल के हम ना एगोनिस्टिक बिहेवियर वगैरह पढ़ेंगे, कोर्टशिप वाला बिहेवियर है। तो कहने का मतलब ये कि ये बिहेवियर से होते हैं वो सिंपल ही नहीं है, वो क्या हो सकते हैं कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे मैं एक आपके बुक में हेडिंग जो दिया हुआ ना उसी को यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड बिहेवियर। क्या हो जाएगा नेक्स्ट इसमें आपके सिलेबस में दिया कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टिमुलस एंड बिहेवियर। देखिए बेटा जिस तरह हमने कहा है ना कि बिहेवियर बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रेस्पॉन्सेज होता है। तो भाई रेस्पॉन्स एक तरह का बॉडी का रिएक्शन है कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। वो रिएक्ट कब करेगी जब एक पर्टिकुलर क्या स्टिमुलस आएगा। अब वो पर्टिकुलर स्टिमुलस जब आता है ना उसके साथ बॉडी जिस तरह से रिएक्ट कर रही होती है तो वहाँ से हमें क्या एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर नज़र आएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है किस में स्टिमुलस और बिहेवियर के दरमियान। मीनिंग ये है कि जब तक एक स्टिमुलस अवेलेबल नहीं होगा, वो मौजूद नहीं होगा, उस वक्त तक बॉडी जो है वो किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स भी शो नहीं करेगी। अब बेटे इसमें ना
ख़ास तौर पे जो स्टिमुलाई हैं और उनके साथ जो रिएक्शन जिसको आप बिहेवियर का नाम दे रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है ना, वो क्या है, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। वो क्या आ जाएगा, रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस, कि वो स्टिमुलस जो है ना वो बॉडी उसको रिसीव करेगी, उसको डिटेक्ट करती है। और ये बेसिकली जो स्टिमुलाई होते हैं ना, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है। जैसे हमने ना यहाँ पे कहा था कि बेंडिंग ऑफ प्लांट जो हो रही है ना, उसमें क्या है, जो लाइट एनर्जी होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर देखें ग्रेविटेशनल फोर्स से जियोट्रॉपिज्म, जो रूट जो वो टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करती है, या इसी तरह से ना मैकेनिकल स्टिमुलस होता है। जैसे ना देखें साउंड है, या हमारी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर आता है तो ये मैकेनिकल है, या फिर इसी तरह से कुछ केमिकल स्टिमुलाई भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टिमुलाई होंगे वो बेसिकली क्या होते हैं, दे आर रिसीव्ड बाय रिसेप्टर्स, ठीक है, जिनको आपने ना ट्रांसड्यूसर्स का नाम दिया था, वो उसको क्या करते हैं, रिसीव करेंगे। और बेसिकली क्या है, हम ये कहते हैं कि ये जो होती है ना वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होंगे, और वो जो है फिर आगे कन्वर्ट होती हैं किसके अंदर, नर्व इम्पल्स में। और वो जो नर्व इम्पल्स है वो किधर जाएगी, कोऑर्डिनेटर जिसको आप कहेंगे, या ब्रेन। और बेटा एक बात याद रखिएगा कि ये जो बिहेवियर है ना, वो ऑलरेडी ना यानी फिक्स्ड रेस्पॉन्सेज होते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, यानी जो बाय बर्थ जो होता है ना वो मौजूद होते हैं, जस्ट एक स्टिमुलस चाहिए होता है। मैं एक आपको एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ। देखें जिस तरह से हम कहते हैं ना, हमारा हाथ या किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद वो क्या है, इमीडिएटली विड्रॉ हो जाएगा। जब इमीडिएटली विड्रॉ हो रहा है आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ये रिफ्लेक्स एक्शन इसको कहते हैं, ये एक तरह का बिहेवियर है। तो अब ना देखें, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ना देखें हमारी बॉडी के अंदर एक तरह के बिल्ट इन एक मैकेनिज़्म है, जस्ट वो स्टिमुलस आएगा, वो कोऑर्डिनेटर तक जाता है, और वो फिर क्या करेगा, उसको जो है वो एकदम से परफॉर्म कर देगा उस एक्शन को। तो यहाँ पे ना हम यही कह रहे हैं कि जो स्टिमुलस जब आता है ना, पहले वो कन्वर्ट होता है क्या है, इनटू वेरियस नर्व इम्पल्सेस, और वो नर्व इम्पल्सेस होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ क्या फ्लो करेंगे, और वो फिर क्या करेगा, सेकंड जो स्टेप आएगा ना, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन। वो क्या हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन, कि उसको इंटरप्रेट करेगा। और उसके बाद ना एंड हम ये कह सकते हैं, इंटरप्रेट करने के बाद वो जो भी एक ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, एक रेस्पॉन्स या रिएक्शन है। और वो फिर क्या होगा, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो होगा वो क्या है, फिर बॉडी जब वो शो करती है। यानी जो भी आया था ना, यानी उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है जो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आई थी, उसको का एनालिसिस होगा या इंटरप्रिटेशन है, और फिर डिसीजन ऑफ क्या होगा, रेस्पॉन्स इसमें आएगा। और उसके बाद जो है वो फाइनली क्या होगा, वो जो इफ़ेक्टर्स होते हैं पर्टिकुलरली उनके थ्रू वो रेस्पॉन्स शो हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से ये क्या था, एक स्टिमुलस होता है, उसके साथ क्या है रेस्पॉन्स जो है वो हम कहते हैं ना वो शो होता है। अब ना यानी तीसरा स्टेप ना डिसीजन के बाद जो होगा ना, वो शोइंग ऑफ रेस्पॉन्स। लेकिन बेटे एक बात याद रखें कि जो रेस्पॉन्सेज हम कहते हैं ना जो शो करते हैं, उसके हम ये कहते हैं कि वेरियस जो ना वेज ऑफ शोइंग आ रेस्पॉन्स, वेरियस वेज ऑफ शोइंग रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्सेस, कि वो जो रेस्पॉन्सेस शो हो रहे हैं उनके वेरियस जो ना वो वेज कौन से हैं, वो तरीके कौन से हैं। तो बेटा इसमें ना सबसे पहले एक याद रखें, वेरियस वेज जो होते हैं ना, उनमें मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि वो पॉजिटिव हो सकता है,
वो फिर क्या है, इसी तरह से रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव हो सकता है, या तीसरा ये है इग्नोर्ड, वो क्या हो जाएगा, इग्नोर्ड हो जाएगा। मैं बेटे इसमें आपको ना इस तरह से समझा देता हूँ। देखिए ना, अगर ना एक परफ्यूम की खुशबू है वो हमें अच्छी लगती है, हमें अट्रैक्ट कर रही है, तो हम क्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सूंघने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। या आप एक जोक सुनते हैं, जोक सुनने के बाद ना जो यानी स्माइल है या लॉफिंग वगैरह होगा, ये क्या एक तरह का पॉजिटिव। लेकिन अगर आप बैड स्मेल सूंघते हैं उसके बाद आपके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो बड़े बैड से हैं, या आप मज़ीद सांस लेना रोक लेते हैं, तो ये क्या है, यानी इनहेल करना एयर को रोक दिया ना, ये एक तरह का क्या था, नेगेटिव। और बाज़ का ना इग्नोर्ड जो होता है कि बॉडी उसके लिहाज से क्या कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। आपकी बुक में एक दिया हुआ है कि हम बच्चे को जैसा बार बार कहते हैं कि हम अपने कमरे की सफाई रखें, इसी तरह अपने इर्द गिर्द की सफाई, लेकिन वो ख्याल नहीं करता। ये इग्नोर्ड बिहेवियर होता है। यही ना इग्नोर्ड बिहेवियर जो हमें बाकी एनिमल्स में भी नज़र आता है। आगे चल के मैं एक आपका एग्जांपल दूंगा स्नेल की। यानी अगर एक स्नेल है एक टेबल के ऊपर मूव कर रही थी ना, आप उस टेबल के हल्की सी इस तरह से ना यूँ टैपिंग करेंगे। टैपिंग करने से वाइब्रेशन जब टेबल में प्रोड्यूस होगी तो वो एकदम से शेल के अंदर चली जाएगी, लेकिन कुछ देर के बाद फिर निकलेगी। आप दोबारा से टैपिंग करें लेकिन स्नेल को टच नहीं करना, वो क्या है फिर से उस शेल के अंदर चली जाएगी। लेकिन ये बार बार रिपीट करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्नेल जो होती है रेस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। यानी हालांकि टैपिंग आप कर रहे हैं, वाइब्रेशन मौजूद है, लेकिन वो क्या कर रही है, उस स्टिमुलस को रिसीव भी कर रही है, लेकिन उसके लिहाज से जो रिस्पॉन्स है उसको इग्नोर कर रही है। तो यानी इग्नोर्ड जो है वो रिस्पॉन्सेस भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी। नेक्स्ट इसमें है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड बिहेवियर। देखिए जैसा अभी मैं कह रहा था कि रिफ्लेक्स एक्शन की एक एग्जांपल आपको दी थी कि जो बॉडी से ना बेसिकली जब वो बिल्डअप होती हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है, तो वो सारी जो फॉर्मेशन है वो जेनेटिकली जो है वो क्या है, कंट्रोल्ड है। तो अब ना बॉडी के अंदर जो रेस्पॉन्सेस है ना, उन रेस्पॉन्सेस के लिए फिर क्या होगा, हम ये कहते हैं कुछ स्पेशल जीन्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होगा, वो बिहेवियर जो होता है ना वो पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग में जाएगा, या हम कहते हैं स्पेसिफिक नर्व पाथवेज है, वो नर्व पाथवेज से स्पेसिफिक जिनके थ्रू क्या होगा, इम्पल्स होती है वो फ्लो करती है। या फिर हम ये भी कहते हैं जो केमिकल पाथवेज होते हैं जिनके थ्रू क्या होगा, वो बिहेवियर शो होता है। अब देखिए ना जो जीन्स हैं ज़रा वो तो डायरेक्ट ना हेरिडिटी के लिहाज से हमें आ रहा है कि वो जीन्स होंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, वो उसी तरह से क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। और अगर ना ये जेनेटिकली ना अगर ये ट्रांसफ़र ना होते तो जो ऑफस्प्रिंग है उसके बिहेवियर्स जो है ना वो पेरेंट्स जैसे ना होते, यानी वो जेनेटिकली उसमें। और ये जो उसमें मैंने बात की है ना, वेरियस नर्व्स जो होती हैं, स्पेशल नर्व्स होती हैं, वो डेवलप हो जाती हैं। हालांकि ये भी जेनेटिकली क्या होंगी, वो डेवलप करती है। मिसाल के तौर पे बेटे मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ। लेकिन जैसे हमारी बॉडी के अंदर ना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं जो बॉडी को क्या करती हैं, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जब वो प्रिपेयर करती हैं। अब वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो नर्व्स थी, पैरासिम्पैथेटिक जो इमरजेंसी कंडीशन के लिए हर पर्सन के अंदर मौजूद है। अब कोई भी पर्सन होगा जब वो स्टिमुलस आएगा उसके साथ फौरी तौर पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं एक्टिवेट होंगी और उसके लिहाज से बिहेवियर।
अब देखें ना, वो जो एक एग्रेशन सा नज़र आता है यानी एंगर की सूरत में, या इवन के हम ये कहते हैं ना फियर की कंडीशन में जो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आई प्यूपल जो है वो क्या है इस तरह से ज़्यादा वाइड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हार्ट बीट इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो ये सिंपैथेटिक नर्व्स के अंडर होता है। और कोई भी पर्सन है अगर उसमें ना यानी वो कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होगी तो ये नर्व्स एकदम से एक्टिवेट हो जाती हैं। तो आप देखें ना वो हम कहते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में जो बिहेवियर था वो उसके लिए स्पेशल नर्व्स मौजूद है। अच्छा बेटे, बिहेवियर के लिए ना इसी तरह से ना कुछ केमिकल पाथवेज भी होते हैं, वो उन पाथवेज के थ्रू जो है वो क्या होगा एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। बेटे मैं फर्स्ट ईयर में से एक एग्जांपल पाथवे के दे देता हूँ। देखें आपने वो फाइटोक्रोम्स पढ़े थे, याद है ना फोटोपीरियडिज्म के अंदर जो फाइटोक्रोम से PFR था और PR, यानी वो जो रेड और जो थे ना फार रेड लाइट को जो एब्जॉर्ब करने वाले ये दोनों पिगमेंट्स होते हैं जो लीफ के अंदर मौजूद हैं। अब लाइट आएगी उसके साथ क्या होंगे, वो PR जो होता है वो PFR में कन्वर्ट होगा। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट PFR से PR बनता है, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। अब ना जैसा एक रिक्वायर्ड लेवल या रेशो उन दोनों के दरमियान एस्टेब्लिश हो जाएगी तो ये एक इंटरनल एक स्टिमुलस हो गया केमिकल। उसके साथ हमने क्या देखा, प्लांट के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है फ्लोरेजन, और उसके अंदर वो क्या करेगा फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये एक केमिकल पाथवे है जिसके साथ इसी तरह से देखें हमारा जो बॉडी है वो कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो कोलैप्स नहीं करती, यानी कोल्ड स्ट्रेस होगी तो उसमें बॉडी एकदम से इंटरनल हीट प्रोड्यूस करती है। ये हमारी बॉडी का एक बिहेवियर है। कैसे देखें, जब बॉडी टेम्परेचर फॉल करता है हाइपोथैलेमस से TRF आएगा, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आके एंटीरियर लोब पे अफेक्ट करेगा, TSH बनाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो वहाँ से ब्लड के थ्रू थायराइड ग्लैंड के पास आएगा, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करवाता है, वो पूरी बॉडी में जाएगा, वो हीट प्रोडक्शन शुरू कर देगा और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज। अब देखिए एक पूरा एक ना ये केमिकल पाथवे बन गया है। और ये सारे के सारे जो है ना ये देख लें जो ग्लैंड्स की फॉर्मेशन हो रही है वो जेनेटिकली हो रही है, और ये जेनेटिकली सारा क्या था डिटरमिन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हेरिडिटी है और बिहेवियर इसमें क्या होगा बहुत एक डीप रिलेशनशिप है जिसके थ्रू क्या होंगे जो रेस्पॉन्सेज होते हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो आगे जो वो मूव करते जाएंगे। इसके बाद बेटे नेक्स्ट एक बहुत आसान सा ये टॉपिक है जिसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स का। मैंने देखिए जो रिदम का वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, या बायोलॉजिकल रिदम यहाँ पे कह रहे, तो रिदम ये होता है कि कोई एक इवेंट है या एक प्रोसेस है वो एक रेगुलर इंटरवल के साथ अगर जो होता है वो रिपीट हो रहा है। क्या होगा कि जो रिदम्स के अंदर क्या होगा कि कोई भी एक प्रोसेस है या इवेंट है वो क्या हो रहा है कि दैट इज़ रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, कि जो रेगुलर इंटरवल्स होंगे उनके साथ क्या होगा वो रिपीट होता रहेगा। तो इस चीज़ को हम क्या रिदम कहते हैं। और बायोलॉजिकल रिदम क्या है, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं। अब ज़रा हम ये बिहेवियर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हमने रिस्पॉन्सेज की बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो रेगुलर इंटरवल के साथ क्या होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स। अब ये देखें अगर ना जो रिस्पॉन्सेज हैं हम कहते हैं कि इसमें क्या होंगे कि दे आर responses are shown, या फिर यूं भी रिपीटेड का वर्ड मैं लिख देता हूँ आफ्टर
रेगुलर इंटरवल्स। बेटे अगर हम ये कहते हैं ना कि जिसकी वजह से क्या होगा, एक रिदम बनता है कि वो रेगुलर इंटरवल के साथ क्या रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए एक बात ये भी याद रखिएगा, रेस्पॉन्स जो होता है ना वो कब शो होगा, जब स्टिमुलस होता है वो क्या है, अवेलेबल होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो रेस्पॉन्सेस थे ना वो क्या थे, अंडर, हाँ जी, स्पेसिफिक स्टिमुलाई थे, और वो जो स्टिमुलाई होंगे वो भी क्या होंगे, हाँ जी, कि दे आर अवेलेबल कह लें या दे अपीयर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो ज़ाहिर है उस एक इंटरवल के साथ ना अगर स्टिमुलस जब वो रिपीट हो रहा है, जैसे वो रिपीट होगा उसी के साथ क्या होगा, रेस्पॉन्स भी वो शो होगा। अब देखें मिसाल के तौर पे जब हम 24 आवर के लिहाज से देखते हैं तो एक ख़ास वो साइकिल है 24 आवर वाला है कि जिसमें क्या होगा 24 आवर्स में ना एक पर्टिकुलर डे पीरियड होगा, फिर नाइट पीरियड आ जाएगा, फिर दोबारा से डे, ये रेपिटिशन हो रही है। अब ना ख़ास तौर पे जो 24 आवर्स के लिहाज से ना जो स्टिमुलाई जो होते हैं ना रिपीट होते हैं, यानी हम रेपिटिशन की बात कर रहे हैं कि वो जो रिपीट हो रहा है वो क्या है, अगर 24 आवर्स के लिहाज से है तो बेटे उसको हम ना सर्केडियन रिदम कहेंगे। ठीक है ना, ये दो तरह के आपके बुक में दिया हुआ है। सर्केडियन रिदम कौन से होते हैं, जो 24 आवर के लिहाज से होते हैं, और उसमें ना देखें मैं मुख्तलिफ लिख देता हूँ, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होगा। अब देखें ना स्टोमेटा मॉर्निंग में ओपन होते हैं, एट नाइट या इवनिंग में क्लोज हो जाएंगे। या बेटे इसी तरह से अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 24 आवर के लिहाज से देखें, एक नॉकटर्नल बिहेवियर है, यानी कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो कि क्या होंगे, मिसाल के तौर पे रात के वक्त एक्टिव नज़र आते हैं। या आपने देखा होगा कॉकरोच जो है वो रात को बड़ा एक्टिव होता है, लेकिन मॉर्निंग में या डे टाइम में हम ये कहते हैं कि वो स्लगिश सा हो जाता है, तो वो नॉकटर्नल है। बैट या चमगादड़ है, दिन के वक्त आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन इवनिंग में और रात के वक्त क्या है वो एक्टिव हो जाते हैं, इस तरह के नॉकटर्नल। डेजर्ट में ज़्यादातर एनिमल्स रात को बाहर निकलते हैं, नॉकटर्नल बिहेवियर है उनका ये, ठीक है, लेकिन वो 24 आवर के लिहाज से है। इसी तरह से ना कुछ ऐसे होते हैं जो दिन के वक्त क्या होंगे, एक्टिव होते हैं, उनको हम क्या है डायर्नल एनिमल्स कह देंगे। ठीक है, यानी वो यानी डे टाइम एक्टिव होंगे लेकिन रात को इनएक्टिव। और एक ना आपकी बुक में उसने क्रेपस्कुलर का वर्ड भी लिखा है, और क्रेपस्कुलर जो होते हैं ना ये वो होंगे जो डॉन एंड डस्क के लिहाज से होंगे, यानी जैसा सूरज गुरूब हो रहा होता है या सूरज निकल रहा होता है उसके लिहाज से जो होंगे उनको हम क्या कहते हैं, क्रेपस्कुलर। नॉकटर्नल क्या थे, नाइट के लिहाज से, और डायर्नल क्या है, डे। अब देखें ना इसमें बेटे इवन के ना आपने ये नाम सुना होगा, जैसे रात की रानी, सेस्ट्रम नॉकटर्नम उसको कहते हैं। ये क्या है, एक पौधे का नाम है कि उसके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो ब्लूम करते हैं ड्यूरिंग नाइट। इसी तरह से एक प्लांट है सेस्ट्रम डायर्नम, दिन का राजा उसको बोलते हैं, उसके जो फ्लावर्स होंगे वो ब्लूमिंग पे डे टाइम में होते हैं। तो यूँ इस तरह से क्या है ये 24 आवर्स के लिहाज से होगा। तो ये बेटे क्या होता है। अच्छा इसमें एक और भी मैं ऐड कर देता हूँ, जो स्लीप मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स में, कि जो प्लांट्स की जो स्लीप मूवमेंट्स हैं, यानी उनके इवनिंग में लीव्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे और मॉर्निंग में फिर क्या होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, स्लीप मूवमेंट कहते हैं। तो ये भी किस में आएगा जी, शाबाश, 24 आवर रिदम के अंदर, सर्केडियन। अच्छा बेटे इसी तरह से ना एक हम कहते हैं जो मंथली
बिहेवियर भी होता है, यानी 7 डेज़ के लिहाज से, 30 डेज़ के लिहाज से। वो जो 30 डेज़ के लिहाज से जो ख़ास तौर पे ह्यूमन बीइंग के अंदर एक यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, जो मेंस्ट्रुएशन है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा, ये ऑलमोस्ट होता है ना 28 डेज़ के बाद क्या होता है, वो रिपीट हो रहा होता है। तो ये क्या है, एक तरह से मंथली इसको रिदम हम कहेंगे, तो या मंथली बिहेवियर है ये। अच्छा, इसी तरह से ना एक होता है जो 365 डेज़ के लिहाज से होगा, उसको हम वैसे नाम देते हैं कि वो क्या है, यानी एनुअल में आ जाएगा ना, एनुअल बिहेवियर है। लेकिन बेटे उसके लिए ना एक हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे वो सिरसीडियन बोला था ना, ये इसी तरह से सैनुअल बिहेवियर जो होता है ना, वो कौन सा है, जो एनुअल को कहेंगे। अब आप देखें ना, ख़ास तौर पे जो बर्ड्स की जो जिस तरह से माइग्रेशन है, वो साल के एक ख़ास टाइम पीरियड में बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, या हाइबरनेशन जो ख़ास तौर पे कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, वो सर्दियों में या सर्दियों के आगाज़ पे छुप जाते हैं, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड हैं, तो हाइबरनेशन जो होती है वो भी एनुअली होती है। फिर बेटे इसी तरह से जो फ्लावरिंग थी, ठीक है ना, ख़ास तौर पे जो शॉर्ट डे या लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं ना, उनमें ख़ास जो लेंथ उनको मिलेगी डे की, वो एक साल के बाद एक पर्टिकुलर टाइम आता है। तो वो सीजनल जो होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, ये हमें जो नज़र आएगा ये बिहेवियर, ये क्या होगा, ये सिर्फ एनुअल है। ये बातें समझ आ रही कि नहीं। अब ये जो थे ना, जो ख़ास तौर पे बिहेवियर है, जो इस तरह से हम ये कह रहे हैं बायोलॉजी का रिदम, इसमें हम ये कहते हैं कि इसके लिए क्या होगा, एक इंटरनल क्लॉक होता है, और वो जो क्लॉक है वो बेसिकली क्या करता है, उस टाइम पीरियड को नोट कर रहा होता है, यानी जिस मंथ में या जिस टाइम पे वो बिहेवियर शो करना है ना, तो ये एक बिल्ट इन मैकेनिज़्म होगा। और होता उसमें भी सारा ज़ाहिर है, ये रिस्पॉन्स है ना, तो उसमें रिसेप्टर्स होंगे, और वो जो भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई होगा उसको डिटेक्ट कर रहे होंगे, जब चाहे वो डे लेंथ थी या वो नाइट पीरियड है, व्हाट्सएवर, उसके साथ वो फिर क्या करते हैं। एक बल्कि मैं यहाँ पे फोटो पीरियडिज्म जैसे कह रहा था ना, वो फ्लावरिंग में है, या इसी तरह से आपने एक फर्स्ट ईयर में वर्नलाइजेशन भी पढ़ा था, वो भी एक तरह का फ्लावरिंग रिस्पॉन्स होता है। लेकिन उसमें क्या, एक लो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर भी जो है वो एक साल में एक पर्टिकुलर जो है वो सीज़न के अंदर अवेलेबल होता है, तो जिसके साथ वो फ्लावरिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं ना, उनको हम क्या नाम देते हैं, सिर्फ एनुअल बिहेवियर। लेकिन ये बिहेवियर्स का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो क्या है, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के साथ होता है। जब वो एक्सटर्नल या सराउंडिंग से स्टिमुलस होगा, उसी सूरत में क्या वो रिस्पॉन्स जो होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो ये बेटे जो इस तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, वो ख़ास तौर पे हम ये कहते हैं जो बायोलॉजी का रीजन है ना, वो आप कह सकते हैं जो सर्वाइवल के जो चांसेस हैं उनको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और ख़ुद आप देखें ना, जैसे माइग्रेशन हो रही थी, अब वो क्या, जैसे टाइम पीरियड शुरू होगा वो माइग्रेट कर जाते हैं बर्ड्स। क्यों, आगे जो सीज़न आ रहा है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टफ है। अब ना अगर वो उस टाइम पे माइग्रेट ना करें तो बेटे इवन के क्या उनकी ना यानी अगर वो वेट करें कि अभी कंडीशन चेंज होंगी तो हम माइग्रेट करेंगे, नहीं तो उसमें तो वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो यानी उस स्टार्ट से पहले क्या करते हैं, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ना एक आपके सिलेबस में आगे चल के हम पढ़ेंगे सैल्मन फ़िश का बात होगी, जो समुंदर से आती है हिली एरियाज़ की तरफ, फ्रेश वाटर की तरफ, वहाँ पे वो अपने एग्स ले करेगी, फिर वापस जाती भी है लेकिन पहुँच नहीं पाएगी। एनीवे वो जो फ़िश है ना, वो एक ख़ास टाइम में वो मूव करना शुरू करती है साल के। तो बेटे कहने का मतलब ये है कि इनके साथ उनके कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन का ताल्लुक़ है या सर्वाइवल का है।
होपफुली ये सारी बातें समझ आ गई होंगी बेटा। इसी को इंशाल्लाह हम ना कंटिन्यू करेंगे। कल हम वो थोड़ा सा ना जो बिहेवियर है उसके टाइप्स की बात करेंगे कि उसमें जो इननेट कौन सा होता है और ऐसा लर्निंग बिहेवियर कौन सा है। तो इसी को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप डिस्कशन सेशन में उसको डिस्कस कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।